स्प्रिंगफील्ड के बारे में पहले सुना जरूर था, लेकिन कभी अंदर जाकर देखा नहीं था। एक टैक्सी पकड़ी और सीधे स्प्रिंगफील्ड पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसे याद आया कि उसने वैभव से यह तो पूछा ही नहीं कि उसका फ्लैट किस मंजिल पर है। उसने झट से अपना फोन निकाला और वैभव को कॉल करने की सोची। वह जानती थी कि वैभव ऑफिस में होगा, हो सकता है कॉल ना उठाए। फिर भी उसने व्हाट्सएप कॉल मिलाई। उधर वैभव एक मीटिंग में था। कॉन्फ्रेंस रूम में सभी ने अपने फोन साइलेंट मोड में रख दिए थे। मीटिंग के दौरान कोई व्यक्तिगत कॉल नहीं ली जा सकती थी। वैभव ने भी अपना फोन म्यूट कर रखा था और वह टेबल पर रखा था। तभी उसने देखा एक अनजाने नंबर से व्हाट्सएप कॉल आ रही थी। फोन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था, मर्मेड इन द डीप ब्लू सी। उसे याद नहीं था कि उसने उस नंबर को सेव किया हो। बिना सोचे समझे वैभव ने उस अनजान कॉल को कट कर दिया, यह जानने की कोशिश किए बिना कि वह कॉल उसी की नई पत्नी शनाया की थी। जिसके बाद वैभव ने वहीं उसकी हरकत देख शनाया के तो जैसे तोते ही उड़ गए। आखिर क्या किया वैभव ने? क्या वैभव और शनाया की शादी चल पाएगी? आगे जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। इसके बाद वैभव राणा ने शनाया शाह का नंबर ब्लैकलिस्ट कर दिया। इधर वैभव की इस हरकत से अनजान शनाया ने फिर से मैसेज करने की कोशिश की, क्योंकि कॉल का जवाब नहीं मिल रहा था। उसने लिखा, वैभव जी, मैं अब स्प्रिंगफील्ड पहुंच गई हूं, लेकिन मैं नहीं जानती कि आपका फ्लैट किस मंजिल पर है। मैसेज टाइप करके उसने सेंड पर टैप किया, लेकिन तुरंत ही स्क्रीन पर लिखा आया कि संदेश डिलीवर नहीं हो पाया। वो कुछ पल तक मोबाइल स्क्रीन को टकटकी लगाए एकदम बेसुध होकर देखती रही। क्या मैंने गलत नंबर सेव किया था? हमने तो सिटी हॉल में नंबर एक्सचेंज किए थे। शनाया खुद से बड़बड़ाई, दिमाग पर जोर देने लगी कि कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई। बहुत सोचने के बाद उसे यकीन हो गया कि नंबर सही ही है। तो क्या वैभव ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया? क्या वो भूल गया कि आज ही दोनों की शादी हुई है? सच कहें तो अगर शनाया अपनी बहन लक्ष्मी के घर ही ठहरी रहती तो शायद 2 दिन में ही अपने पति का चेहरा तक भूल जाती। थोड़ी देर बाद शनाया ने माया दादी को फोन किया। दूसरी तरफ से फोन के उठते ही उसने कहा, दादी, मैं लक्ष्मी दीदी के घर से निकल आई हूं और अब स्प्रिंगफील्ड में हूं, लेकिन मुझे वैभव जी का फ्लैट नंबर नहीं पता। आपको पता है कि वो कौन से फ्लोर पर रहते हैं? माया दादी कुछ पल के लिए चुप रही। रुको शनाया, मैं अभी वैभव को कॉल करती हूँ, उन्होंने कहा। हकीकत में दादी को भी नहीं पता था। घर और कार तो हाल ही में खरीदे गए थे, वो भी इसलिए कि वैभव शनाया को बेहतर तरीके से जान समझ सके। माया दादी को भी अभी अभी पता चला था कि उनके पोते ने शादी के बाद स्प्रिंगफील्ड में घर खरीदा है। उन्होंने बिना देर किए वैभव को कॉल लगाया। उधर मीटिंग के बीच वैभव ने जब शनाया की कॉल को ब्लॉक किया तो फोन वापस टेबल पर रख दिया और मीटिंग जारी रखी। 3 मिनट भी नहीं बीते थे कि फोन फिर से जल उठा। स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा था। दादी उसने तुरंत कॉल उठा ली। दादी, मीटिंग में हूं। वैभव की गहरी आवाज आई, घर आकर बात करता हूं। वैभव, तुमने जो फ्लैट स्प्रिंगफील्ड में खरीदा है उसका यूनिट नंबर क्या है? शनाया वहीं पहुंच गई है, लेकिन उसे फ्लैट का पता नहीं है। तुम्हारे पास उसका नंबर तो है ना? खुद ही बता दो। वैभव की भौहें हल्के से उठ गईं। ओह, अब जाकर उसे याद आया, आज ही उसने एक अनजान लड़की से शादी की थी, सिर्फ इसलिए कि दादी को उस लड़की से लगाव था। नाम शायद शनाया, और अभी कुछ मिनट पहले ही उसने उसी का नंबर ब्लैकलिस्ट कर दिया था। दादी, उसे बता दीजिए ब्लॉक बी की 8वीं मंजिल पर अपार्टमेंट नंबर 808 है, माया दादी ने कहा और झट से कॉल काटी। ठीक है, मैं बता देती हूँ, तुम मीटिंग जारी रखो। दादी ने यह जानकारी तुरंत शनाया को दे दी। उधर वैभव कुछ पल फोन को यूं ही देखता रहा, फिर शनाया का नंबर ब्लॉक लिस्ट से हटा दिया। इस बार उसने उसका नाम सेव किया और एक छोटा सा मैसेज भेजा, माफ करना, मुझे अभी याद नहीं था कि आप कौन हैं। पर शनाया ने इसे दिल पर नहीं लिया। जब माया दादी की तबीयत बिगड़ी थी तब शनाया ने ही उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया था। तभी से दादी उसे बहुत मानने लगी थी। दादी के बेटे और बहुएं तो हॉस्पिटल में मिलकर शुक्रिया भी अदा कर चुके थे, लेकिन पोते लोग तब पहुंचे जब तक शनाया जा चुकी थी। इसलिए वैभव को भी उसका चेहरा याद नहीं रह पाया। हालांकि दादी ने कई बार शनाया का नाम लिया था, लेकिन वैभव ने कभी ध्यान नहीं दिया। उसे बस इतना याद था कि नाम कुछ श से शुरू होता है। शनाया ने जवाब दिया, कोई बात नहीं,
आप अपना काम कीजिए, मैं अपना सामान ऊपर लेकर जा रही हूँ। वैभव ने पूछा, क्या मदद चाहिए? मेरे पास सिर्फ एक सूटकेस है, खुद ही ले जाऊंगी। वैसे भी अगर मुझे सच में जरूरत होती तो क्या आप आकर मदद करते? शनाया के बात पर वैभव ने ईमानदारी से जवाब दिया, नहीं। उसका स्केड्यूल बहुत टाइट था। वो जानता था कि उसे वक्त नहीं मिलेगा इस सब के लिए। शनाया ने हंसते हुए रोने वाला इमोजी भेजा और फिर चुप हो गई। उसे वैभव के काम में बाधा नहीं बनना था। वैभव ने भी और कुछ नहीं लिखा। दोनों को ही पता था कि वो एक दूसरे के लिए अभी पूरी तरह अजनबी हैं। वैभव को बस एक ऐसी पत्नी चाहिए थी जो उसके रास्ते में ना आए, कोई जो छोटी छोटी बातों को लेकर परेशानी न खड़ी करे। उसके पास समय नहीं था कि वो उसे दे पाए। फोन को फिर से टेबल पर रखते हुए वैभव ने सिर उठाया और देखा कि मीटिंग रूम में सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई थीं। गंभीरता के साथ चेहरे पर कोई भी भाव न लाते हुए वैभव बोल पड़ा, अब मीटिंग पर ध्यान दो। वहीं उसके सबसे पास उसका चचेरा भाई कबीर बैठा था। वैभव की उम्र के आसपास जितने भी भाई थे उनमें कबीर का नंबर दूसरा आता था। कबीर थोड़ा झुककर फुसफुसाया, वैभव, मैंने तुम्हारी और माया दादी की बातचीत सुन ली थी। क्या तुमने सच में उस शनाया नाम की लड़की से शादी कर ली? उसकी बात पर वैभव ने उसे घूर कर देखा। अपनी नाक खुजलाते हुए कबीर ने पीठ सीधी कर ली और अपनी जिज्ञासा वहीं खत्म कर दी। फिर भी कबीर को वैभव के लिए अफसोस ही हुआ। राणा खानदान के लड़कों को न तो सामाजिक और न ही आर्थिक मजबूती के लिए शादी की जरूरत होती थी, लेकिन वैभव और उसकी नई दुल्हन का मेल किसी भी मायने में नहीं बैठता था। क्योंकि जहां एक इंसान समाज के सबसे ऊंचले दर्जे का था तो वहीं एक निचले दर्जे का। बेचारा वैभव, उसने तो बस माया दादी की पसंद के कारण शादी की थी। कबीर ने मन ही मन वैभव के लिए सहानुभूति जताई। सौभाग्य से कबीर सबसे बड़ा नहीं था, नहीं तो उसे ही माया दादी की जिंदगी बचाने वाली को ब्याहना पड़ता। उधर शनाया को इन सब बातों का कोई अंदाजा नहीं था। उसे अब फ्लैट का पता मिल चुका था और वह अपना सूटकेस घसीटते हुए अपने नए घर की ओर बढ़ रही थी। दरवाजा खोलते ही वह एक बेहद विशाल फ्लैट में दाखिल हुई। यह घर उसकी बहन के घर से कई गुना बड़ा और सजावटी था। सूटकेस नीचे रखकर शनाया ने पूरे घर का जायजा लेना शुरू किया। अब यही उसका नया घर था। घर में 2 बैठकें, 4 बेडरूम, 1 रसोई, 2 बाथरूम और 2 बालकनियां थीं। हर जगह में खुलापन और रोशनी थी। शनाया ने अनुमान लगाया कि पूरा फ्लैट करीब 2000 स्क्वायर फीट का होगा। सामान बहुत कम था, बस एक सोफा सेट, कॉफी टेबल और लिविंग रूम में एक वाइन चिलर। 4 में से 2 बेडरूम में बेड और अलमारी थे, बाकी दोनों कमरे खाली थे। मास्टर बेडरूम में अटैच्ड बाथरूम, स्टडी रूम और वॉक इन क्लोजेट भी था। इतने सारे हिस्सों में बंटे होने के बावजूद कमरा उतना ही विशाल था जितनी बड़ी बैठक। यह जरूर वैभव का कमरा होगा। शनाया ने दूसरा कमरा चुना जिसमें पहले से एक बेड मौजूद था। बालकनी से आती धूप कमरे को चमका रही थी। यह कमरा मास्टर बेडरूम से थोड़ी दूरी पर था, जिससे पति पत्नी को अपनी अपनी निजता मिल सकती थी। कानूनी तौर पर भले ही वो दोनों अब पति पत्नी थे, लेकिन शनाया तब तक दाम्पत्य जीवन की पहल नहीं करने वाली थी जब तक वैभव खुद से कुछ न कहे। सूटकेस कमरे में रखने के बाद शनाया रसोई की ओर गई। रसोई एकदम चमचमाती हुई थी, लेकिन वहां कोई बर्तन नहीं था। दोनों बालकनियां भी खाली थीं, लेकिन उनकी खुली खुली बनावट उन्हें आकर्षक बना रही थी। शनाया ने सोचा कि वह इनमें कुछ पौधे और एक झूला लगाएगी। खाली वक्त में किताब पढ़ते हुए हरियाली का आनंद लेना उसे बेहद पसंद था। लगता था कि वैभव शायद ही कभी घर पर खाना खाता होगा। अब जब वो यहाँ रहने लगी थी तो घर का खाना जरूरी हो गया था। सबसे पहले उसने रसोई का ध्यान रखा और ऑनलाइन कुछ किचन टूल्स ऑर्डर कर दिए। बालकनी की साज सज्जा और बाकी फर्नीचर के लिए वो वैभव की राय लेना चाहती थी। आखिर यह उसका घर था और वो तो बस रह रही थी। ऑर्डर करने के बाद शनाया ने घड़ी देखी। अब उसे दुकान लौटना था। चाबी उठाई, फोन पकड़ा और सीढ़ियों से तेजी से नीचे उतर गई। शनाया ठीक समय पर दुकान पर पहुंची। स्कूल की छुट्टी के बाद का भीड़ भाड़ वाला समय शुरू हो चुका था। शनाया की सबसे अच्छी दोस्त जैस्मिन ने चिंता से पूछा, शनाया, सुबह तुम कहाँ गायब थी? शनाया ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, मेरी वजह से दीदी और जीजा जी के बीच हर दिन झगड़ा हो रहा था। मैंने सोचा और फैसला लिया कि अब और बोझ नहीं बनना चाहिए, तो आज सुबह ही मैं वहां से शिफ्ट हो गई। जैस्मिन ने लंबी सांस ली। उसकी नजर में शनाया की बहन का पति कुछ खास समझदारी नहीं दिखा रहा था। मर्द तो बड़े बड़े वादे करते हैं
कहते हैं कि वो औरत का ख्याल रखेंगे, लेकिन असल में वही सबसे ज्यादा ताने देते हैं और कमियां निकालते हैं। जैस्मिन बोली, शादी के बाद औरतों से उम्मीद की जाती है कि वो मुस्कुराते हुए सब सहन करें और हमेशा परिवार को प्राथमिकता दें। कितना नाइंसाफी है ये। मुझे लगता है कि तुम्हारी दीदी को कोई नौकरी करनी चाहिए। औरतों को हमेशा आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर रहना चाहिए, तभी तो घर में उनकी बात मानी जाती है। इतना कहते कहते जैस्मिन का चेहरा अचानक संदेह से भर गया। उसने शनाया को घूरते हुए पूछा, मगर तुम्हारी दीदी ने तुम्हें अकेले जाने कैसे दिया? शनाया ने धीरे से जवाब दिया, वो दरअसल मैंने ना थोड़ी सी शादी कर ली है। जैस्मिन की आंखें फैल गईं। ओह, अच्छा किया। वेट, व्हाट? तुमने शादी कर ली? कब? कहाँ? कैसे? तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था। तुमने किससे शादी की? उसकी आवाज एकदम ऊंची हो गई। अब जब बात खुल ही गई थी तो शनाया ने पूरी सच्चाई जैस्मिन को बता दी। कुछ देर तक जैस्मिन उसे घूरती रही, फिर धीरे से उसकी पेशानी पर उंगली से चपत मारते हुए बोली, मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें इतनी हिम्मत कहां से मिली किसी अजनबी से शादी करने की। अगर तुम्हें रहने की जगह नहीं मिल रही थी तो तुम मेरे पास आ सकती थी। मेरे घर में एक एक्स्ट्रा कमरा है, और अगर शादी ही करनी थी तो मेरे कजिन से कर लेती। जैस्मीन की बात पर शनाया कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनते ही जैस्मीन जैसे झेप जाती है। आखिर क्या बोला शनाया ने जैस्मीन से? आगे जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। शनाया मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारे कजिन की क्या जरूरत है मुझे? उसका तो पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है, और वैसे भी अब देर हो चुकी है, सारे कागजात पर साइन हो चुके हैं। और प्लीज ये बात बस हमारे बीच ही रहे, दीदी को मत बताना। मैं नहीं चाहती कि वो परेशान हो। जैस्मिन ने कुछ पल चुप रहकर उसे देखा। उसकी सबसे प्यारी दोस्त ने तो वाकई बड़ा धमाका कर दिया था। तूने तो वही फिल्मी स्टाइल अपनाया है जैसे वो लाइफ टाइम वाले रोमांस ड्रामे और नॉवेल्स में होता है, जहां लड़की बिना कुछ जाने किसी अरबपति से शादी कर लेती है। उसकी बात पर शनाया ने हंसते हुए जैस्मिन के सिर पर हल्का सा धौल जमाया। मैं जानती हूँ, तू दुकान में बैठकर सारे लव स्टोरी वाले नॉवल पढ़ डालती है। अब तो खुद भी सपने देख रही है किसी अरबपति से पहली नजर में शादी करने के। लगता है तुझे लग रहा है दिल्ली की गलियों में अरबपति लाइन लगाकर घूमते हैं। जैस्मिन ने माथा सहलाया और लंबी सांस लेते हुए बोली, ठीक है, मान लिया तेरी बात। वैसे तेरा पति रहता कहाँ है? शनाया तुरंत बोली, स्प्रिंगफील्ड में। बुरा नहीं है, बढ़िया लोकेशन है, दुकान से भी नजदीक है। अच्छा बताओ, तुम्हारा पति करता क्या है? जब उसने दिल्ली में घर ले रखा है और वो भी स्प्रिंगफील्ड जैसे गेटेड कम्युनिटी में, तो जरूर उसकी अच्छी इनकम होगी। कुछ मदद चाहिए क्या लोन वगैरह में? और देख शनाया, अगर वो चाहता है कि तुम भी कुछ कंट्रीब्यूट करो इस घर के खर्च में, तो पहले अपने नाम से प्रॉपर्टी डीड में नाम जुड़वा लेना। मैं बुरा नहीं चाहती, लेकिन अगर कल को कुछ गड़बड़ हो गई तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये शादी से पहले की प्रॉपर्टी है। शनाया ने उसकी बात ध्यान से सुनते हुए कहा, तू तो दीदी जैसी बात कर रही है, लेकिन उसने ये घर पूरा खरीद लिया है, कोई लोन नहीं है, और मैंने तो इस पर 1 रुपया भी नहीं लगाया, तो फिर डीड में नाम जुड़वाना मुझे सही नहीं लगता। जैस्मिन ने धीरे से कहा, अगर पति पत्नी में ठीक से बस जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। शनाया को अपनी बहन लक्ष्मी की स्थिति याद आ गई। उसके जीजा जी ने भी शादी से पहले घर खरीदा था, लोन भी वहीं भर रहे थे, मगर घर की मरम्मत और सजावट लक्ष्मी के पैसों से हुई थी, और फिर भी उसका नाम नहीं जोड़ा गया था। और अब जीजा जी हर समय उसे खर्चीली कहकर ताने मारते थे। यह सोचते हुए शनाया को अपनी बहन की चिंता होने लगी। उसे जल्द ही यह मुद्दा लक्ष्मी के साथ उठाना ही पड़ेगा। आखिरकार रात के 11 बजे शनाया ने दुकान बंद की। जैस्मिन का घर पास ही था और कोई रिश्तेदार उसे खाने पर बुला रहा था, तो शनाया ने कहा, तू निकल जा, मैं मैनेज कर लूंगी। मुख्य दरवाजा बंद कर शनाया ने चाबियां निकाली और अपनी ई बाइक की ओर बढ़ी। 20 मिनट चलने के बाद वह अपनी बहन के घर के नीचे पहुंची। बाइक पार्क करते ही उसे एहसास हुआ अब वो यहाँ नहीं रहती थी। उसने ऊपर देखा जहां लक्ष्मी और सोनू रहते थे। खिड़की से अंधेरा झांक रहा था। थोड़ी उदासी सी महसूस हुई, मगर उसने खुद को संभाला और बाइक स्टार्ट करके रात में निकल पड़ी। जब वह स्प्रिंगफील्ड पहुंची तब आधी रात हो चुकी थी। घर में घुसते ही सन्नाटा और अंधेरा उसका स्वागत कर रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई रहता ही ना हो। फिर उसने अपने सूटकेस से पजामा निकाला
गर्म पानी से नहाई और थकान में डूबकर गहरी नींद में चली गई। उधर दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में वैभव राणा अपनी फैमिली होटल राणा इंटरनेशनल से बाहर निकले। उसके चारों ओर बॉडीगार्ड्स तैनात थे। उन्होंने अब भी एक बड़े क्लाइंट के साथ डील फाइनल की थी और उन्हें प्रेसिडेंशियल स्वीट में रुकवाया था। अब जब सारा काम निपटने के बाद उसे नई शादी की याद आई तो वैभव ने घर जाने का फैसला किया। सर, एस्टेट जाना है या हिलटॉप विला? राणा खानदान का पारिवारिक घर एस्टेट था और हिलटॉप विला वैभव की निजी संपत्ति। अक्सर वो विला में ही रहते थे, पर कभी कभी बड़ों से मिलने एस्टेट जाया करते। पर तभी दोनों ऑप्शन को नकारते हुए वैभव ने संक्षेप में कहा, स्प्रिंगफील्ड। फिर वैभव राणा धीरे धीरे रोल्स रॉयस में बैठे और भारी आवाज में बोले, मैंने जो नई कार खरीदी है उसे लाना मत भूलना। यह सब दिखावा था, अपनी नई पत्नी को भ्रम में रखने के लिए। वैसे उसकी पत्नी का नाम क्या था? हाँ, एक सेकंड, मेरी पत्नी का नाम क्या है? वैभव को विवाह प्रमाण पत्र निकालने की जहमत भी नहीं हुई। वैसे भी शायद माया दादी ने वह प्रमाण पत्र वापस नहीं किया था जब उन्होंने उन्हें दिखाया था। खैर, उनके पास नहीं था। तभी बॉडीगार्ड ने धीरे से जवाब दिया, सर, आपकी पत्नी का नाम शनाया शाह है, उम्र 25 साल है। आपको कम से कम इतना तो याद रखना चाहिए। वैभव की याददाश्त बेजोड़ थी, लेकिन जिन लोगों में उन्हें रुचि न हो उन्हें वो याद भी नहीं रखते थे। खासतौर से औरतों को लेकर अगर कोई रोज भी सामने आ जाए तो भी नाम याद न रहे। वैभव ने बिना भाव के जवाब दिया, ठीक है, समझ गया। उनके लहजे से साफ था कि उन्हें उस लड़की का नाम याद रखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका शनाया पर ज्यादा दिमाग खर्च करने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए वैभव ने आराम से सीट की पीठ पर सिर टिका लिया और आंखें बंद कर लीं। दिल्ली होटल से स्प्रिंगफील्ड की दूरी बस 10 मिनट की थी। जैसे ही लग्जरी कारों का काफिला गेट पर रुका, वैभव खुद ही नेशनल एमपीवी में बैठकर अंदर की ओर बढ़े। भले ही पत्नी का नाम उन्हें याद न हो, लेकिन जिस प्रॉपर्टी को उसने खुद खरीदा था उसे भूलना मुमकिन नहीं था। जल्द ही वह अपने घर के दरवाजे तक पहुंचे और तभी एक जोड़ी चप्पलों पर उसकी नजर पड़ी जो कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। लगता था कि वह उसी की थी, पर ये बाहर कैसे आ गईं? जरूर शनाया का काम होगा। वैभव की जबड़े की मांसपेशियां तन गईं। पहले तो उन्हें उस लड़की के लिए थोड़ी कृतज्ञता थी कि उसने माया दादी की जान बचाई थी, लेकिन माया दादी की लगातार तारीफों और शादी के लिए जोर डालने के बाद वैभव को अब शनाया पर शक हो गया था। अब उसे लगने लगा था कि शनाया एक चालाक लड़की है। हाँ, उसने अपनी दादी की जिद में आकर शादी तो कर ली, लेकिन उसने एक फैसला कर लिया था। अपनी असली पहचान छिपाकर वो शनाया का असली चेहरा देखना चाहते थे। अगर वो लड़की सही निकली तो उसे सच में पत्नी का दर्जा देंगे, लेकिन अगर वो धोखेबाज निकली तो फिर वैभव राणा से भिड़ने वालों का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। चाबी निकालकर उन्होंने दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन ताला खुला ही नहीं। अब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा, क्योंकि उसे उस घर में अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था जो कि उनका खुद का था। जिसे उन्होंने भीतर रहने की इजाजत दी, उसी ने उन्हें बाहर कर दिया। आंखों में गुस्से की आग लिए वैभव ने पैर उठाया और जोर से दरवाजे पर मारा। धड़ाम। वैभव राणा बार बार शनाया को फोन करने की कोशिश कर रहे थे। पहले के एक घटनाक्रम के बाद वैभव ने शनाया का नंबर सेव कर लिया था और साथ में पत्नी का टैग भी लगा दिया था, ताकि याद रहे कि ये वही है जिससे उन्होंने शादी की है, वरना वो तो फिर से उसका नंबर डिलीट कर देते। उधर शनाया की नींद एक जोरदार दरवाजा पीटने की आवाज से टूट गई। अब ये कौन है जो आधी रात को दरवाजा पीटने वाला? वो बड़बड़ाई, क्या लोग सोने भी नहीं देते? शनाया वैसे भी सुबह सुबह चिड़चिड़ी होती थी और अब तो नींद में खलल पड़ने से गुस्से में भर गई थी। वह पजामा पहने ही कंबल फेंककर बाहर निकल आई, क्योंकि उसका फोन कमरे में ही था। उसे नहीं पता था कि वैभव का कॉल आया था। कौन है? सोते समय दरवाजा पीटने की जरूरत क्या थी? जैसे ही उसने दरवाजा खोला और सामने खड़े आदमी को देखा, उसका गुस्सा एकदम गायब हो गया। कुछ पल तक वैभव राणा के चेहरे को देखती रही, फिर अचानक मुस्कुराकर बोली, अरे मिस्टर राणा, आप यहाँ? वैभव पहले ही गुस्से में थे क्योंकि शनाया ने उसका कॉल नहीं उठाया था, पर फिर उसने शनाया को नजरअंदाज किया और बिना कुछ कहे चेहरे पर कड़वाहट लिए घर के अंदर चले गए। शनाया ने उनके पीठ पीछे जुबान निकाली और धीमे से बोली, तो ये होता है बिना जाने पहचाने शादी करने का असर। वह बाहर झांकी। शुक्र था कि पड़ोसी वैभव की जोरदार दस्तक से जागे नहीं थे।
दरवाजे के पास पड़ी चप्पलों को देखकर उसने उन्हें उठाया और घर के अंदर रख दिया। फिर दरवाजा बंद कर दिया। शनाया ने सफाई दी। मैं आधी रात को घर आई थी, सोचा आप नहीं आएंगे, इसलिए दरवाजा बंद कर दिया। और फिर घर में अकेली थी तो आपकी चप्पलें बाहर रख दी ताकि कोई देखे तो लगे कि घर में कोई मर्द है। इस तरह कोई गलत इरादा नहीं करेगा। वैसे तो शनाया सेल्फ डिफेंस जानती थी, लेकिन सुरक्षा उपाय अपनाना बुरा थोड़े ही होता है। वैभव अब सोफा पर बैठ चुके थे। उसकी आंखें नीरस और ठंडी थीं, लेकिन उनमें एक तीखी चुभन थी। मई की रातें वैसे ही ठंडी होती हैं और वैभव की आंखों की ठंडक ने शनाया को जैसे सर्दियों की शुरुआत का एहसास दिला दिया। उसका सिर्फ शरीर ही नहीं, उसकी आत्मा भी कांप उठी। वो उनकी चप्पलें उनके पैरों के पास रखती हुई बोली, माफ कीजिएगा मिस्टर राणा, अगर आपको बुरा लगा हो तो उसे पहले ही कॉल करके पूछ लेना चाहिए था कि वे आ रहे हैं या नहीं। फिर थोड़ी देर बाद वैभव बोला, मैंने कहा था मुझे तवज्जो मत दो, लेकिन ये मेरा घर है। तुमने दरवाजा बंद कर मुझे बाहर कर दिया, ये मुझे पसंद नहीं आया। माफ कीजिए मिस्टर राणा, अगली बार मैं पहले कॉल कर लूंगी। अगर आपने कहा कि नहीं आ रहे हैं तभी दरवाजा बंद करूंगी। कुछ पल की चुप्पी के बाद वैभव बोले, अगर मैं बिजनेस ट्रिप पर रहूंगा तो तुम्हें बता दूंगा, वरना मैं हर दिन घर आऊंगा। तुम मुझे कॉल मत करना, मैं बहुत व्यस्त आदमी हूं, तुम्हारे बेमतलब के कॉल्स का वक्त नहीं है। ओह, शनाया बस इतना ही कह सकी। अब जो वो कहें वही नियम। ये उनका घर था, वही बॉस थे। शनाया ने पूछा, सोचा शायद देर तक काम करके आए हैं तो भूख लगी हो। मिस्टर राणा, क्या आप कुछ खाएंगे? रात का खाना? मुझे रात को खाने की आदत नहीं है, मोटापा बढ़ता है। वैभव राणा अपनी फिटनेस को लेकर हमेशा सतर्क रहता था। उन्होंने कभी खुद को ढीला नहीं छोड़ा था और न ही मोटापा आने दिया, क्योंकि एक बार वजन बढ़ गया तो उसे घटाना बहुत मुश्किल होता है। वहीं वैभव की बात सुन शनाया मुस्कुराई। आप तो काफी फिट हैं। फिर थोड़ी झिझकते हुए बोली, तो अब मैं सोने चली जाऊं? वैभव ने संक्षेप में जवाब दिया, हाँ जाओ। शनाया ने मुस्कुराकर शुभ रात्रि कहा और मुड़कर जाने लगी। शुभ रात्रि। वैभव ने अचानक उसे पुकारा, रुको। शनाया। रुककर शनाया ने पीछे मुड़कर पूछा, जी? वैभव ने उसकी ओर देखा और गंभीरता से कहा, अगली बार। उसकी बात सुनते ही अचानक शनाया शर्म से पानी पानी हो जाती है और अपने कमरे में भाग जाती है। आखिर वैभव के किस बात के कारण शनाया शर्मसार हो गई, आगे जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। उसने अंडरगारमेंट्स नहीं पहना था और दुर्भाग्य से वैभव की बाज जैसी नजर ने वह बात पकड़ ली। वो दोनों पति पत्नी थे, लेकिन अगर कोई और उसे इस हालत में देख लेता तो वैभव किसी और की नजरों में अपनी पत्नी को इस तरह देखे जाने की कल्पना भी नहीं करना चाहता था। वही वैभव का इशारा समझ शनाया का चेहरा एकदम लाल हो गया। शर्म से भागती हुई वो कमरे में घुसी और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। वही बाहर वैभव उसकी इस हरकत से हैरान रह गया। इससे पहले कि वैभव खुद असहज महसूस करता, वो शर्मिंदा हो गई थी। थोड़ी देर सोफे पर बैठकर सोचने के बाद वैभव मास्टर बेडरूम की ओर बढ़े। उन्होंने यह फर्निश्ड फ्लैट अंतिम समय में खरीदा था, जो तुरंत रहने लायक था। हालांकि उनके कमरे की सही से व्यवस्था नहीं हुई थी। उसे यह देखकर अच्छा लगा कि शनाया ने इशारा समझा और जिद नहीं की कि साथ ही सोएं। शुक्र था कि शादी के बाद पत्नी होने की जिम्मेदारियां निभाने की मांग नहीं की गई थी। रात शांति से बीत गई। अगली सुबह शनाया रोज की तरह ठीक 6 बजे उठ गई। पहले जब वह अपनी लक्ष्मी दीदी के घर रहती थी तब वह सुबह उठकर नाश्ता बनाती थी, घर को संवारती थी और समय मिलने पर कपड़े भी सुखाने में मदद कर देती थी। लक्ष्मी के घर के वर्षों में उसने जैसे एक नैनी का ही रोल निभा लिया था ताकि अपनी बहन का बोझ हल्का कर सके। लेकिन उसके जीजा उसे घरेलू नौकरानी की तरह हुक्म देते थे। आज जब वो उठी और खुद को एक अजनबी से लगने वाले कमरे में पाया तो कुछ पल के लिए भ्रम में पड़ गई। फिर धीरे धीरे सारी यादें लौट आईं। लगता है मैं अभी भी आधी नींद में हूँ। जो समझ रही थी कि अभी भी दीदी के घर हूँ, वह बड़बड़ाई, ये तो मेरा घर है, अब आज से जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं। वो फिर से लेट गई, सोचते हुए कि थोड़ी नींद और ले लें। लेकिन अफसोस, उसकी बॉडी क्लॉक में वो आदत इतनी गहराई से बस चुकी थी कि अब उसे देर तक सोना आता ही नहीं था। और फिर पेट भी तो भूखा हो रहा था। कपड़े बदलकर और ताजा होकर शनाया कमरे से बाहर निकली। चलते चलते उसने वैभव के कमरे के दरवाजे की ओर देखा। दरवाजा अभी भी बंद था। जाहिर है वो अब भी सो रहे होंगे।
देर रात घर लौटे थे तो सुबह उठना मुश्किल था। शनाया किचन में चली गई और अंदर का खालीपन देखकर कुछ पल के लिए ठहर गई। फिर एक गहरी सांस लेकर वो वहां से निकल आई। उसने कल ही किचन का सामान ऑर्डर किया था, लेकिन अब तक वो पहुंचा नहीं था। अगर शनाया को मालूम होता कि रसोई का सामान अभी तक नहीं आया तो वो ऑनलाइन ऑर्डर करने के बजाय सीधे दुकान से ही खरीद लेती। कल जब वो इस घर में शिफ्ट हो रही थी तब उसने पड़ोस में एक अच्छा सा नाश्ते का स्टॉल देखा था। उसने वहीं से नाश्ता ले आने का फैसला किया। अब वो क्या जानती कि वैभव को क्या पसंद है। उसे उठाकर पूछ भी नहीं सकती थी, इसलिए उसने कई तरह के आइटम्स ले लिए। आम दिल्ली वासियों के पसंदीदा ऑमलेट, बेकन, सॉसेज, पैनकेक और मोमोज। वैभव वैसे तो देर रात तक जागा था, लेकिन फिर भी जल्दी उठने वाला इंसान था। जैसे ही शनाया बाहर नाश्ता लेने गई, वैभव उठ गया। पत्नी होने की आदत अभी पड़ी नहीं थी, इसलिए फिर एक बार वे भूल गए कि अब इस घर में कोई और भी रहता है। प्यास लगने पर वो बिना शर्ट के ही बाहर पानी पीने आ गए। उसी समय दरवाजा खुला और शनाया नाश्ता लेकर अंदर दाखिल हुई, जिसके कारण दोनों की नजरें आपस में टकराईं। लगभग 1 मिनट तक किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। जैसे वैभव को याद ही ना हो कि सामने वाली लड़की उसकी पत्नी है। अगले ही पल वैभव ने अपने सीने पर हाथ बांधा और पूरी रफ्तार से कमरे की ओर भाग लिए, ठीक वैसे ही जैसे कल रात शनाया शर्म से भागी थी। शनाया कुछ पल तो स्तब्ध रह गई, फिर जोर जोर से हंस पड़ी। फिर वो खुद से बड़बड़ाई, एक मर्द का सीना ही तो था, 6 एब्स। उसमें ऐसा क्या था कि इन्होंने छाती ढक ली? क्या मजेदार था ये। थोड़ी देर बाद वैभव वापस निकला, इस बार एकदम फॉर्मल सूट में। उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ थी, लेकिन डांटने का कोई हक भी नहीं बनता था, क्योंकि भूल तो उन्हीं की थी। एक अजनबी औरत जो अब उसकी बीवी थी, उसी के साथ रह रहे थे। आमतौर पर वो अपनी विला में रहते थे, जहां ऊपर के फ्लोर पर सिवाय उनके कोई नहीं होता। जब तक वो ऊपर रहते, नौकरानी भी वहां नहीं आती। इसी कारण कई बार बिना शर्ट के घूमना उनकी आदत थी। आज भी वही हुआ, बस फर्क इतना था कि इस बार वो चालाक लड़की देख चुकी थी। मिस्टर राणा, मैंने नाश्ता ले लिया है, आइए खा लीजिए। हंसी रोकते हुए भी शनाया अपना काम नहीं भूली। उसने सारा नाश्ता टेबल पर सजाया और उस आहत पुरुष को बुलाया। वैभव थोड़ी देर खामोश रहा, फिर धीरे धीरे टेबल की ओर बढ़े। नाश्ते पर एक सरसरी नजर डालते हुए बोले, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? आता है, और अच्छा बनाती हूँ। बाहर का खाना, खासकर सड़क किनारे का, ज्यादा साफ सुथरा नहीं होता। तुम्हें ऐसा खाना कम खाना चाहिए। जब तुम्हें खाना बनाना आता है तो खुद बनाना बेहतर है, साफ और सुरक्षित। वैभव, जो दिल्ली के एक बड़े औद्योगिक घराने के मुखिया थे, कभी इस तरह का साधारण नाश्ता नहीं खाते थे। उसके इस लंबे चौड़े भाषण के बाद शनाया ने पलटकर पूछा, कभी अपने किचन देखी है आपने? आपके चेहरे से भी ज्यादा साफ है, मगर उसमें कुछ है ही नहीं। चाहे मैं किसी 5 स्टार होटल की शेफ क्यों ना हो, जब तक बर्तन और सामान ना हो, कुछ नहीं बना सकती। वैभव निरुत्तर रह गए। तो अब खाओगे या नहीं? शनाया ने पूछा। वैभव को भूख तो लगी थी, लेकिन अपनी ठसक बनाए रखना भी जरूरी था। उन्होंने कुर्सी खींची और सहजता से बोले, अब जब ले ही आई हो तो खा लेता हूं। 1-2 बार खा लेने में कोई हर्ज नहीं। क्या खूब बहाना बनाया अपनी शर्म को छुपाने के लिए। शनाया ने हर चीज का आधा हिस्सा उसकी प्लेट में परोसा। वो खुद भी बैठ गई और खाने लगी। फिर बोली, कल जब मैंने आसपास देखा तो ऑनलाइन कुछ किचन का सामान ऑर्डर किया। जब आ जाएगा तो सब्जियां वगैरह लाकर खुद ही खाना बनाऊंगी, ताकि आपको सड़क का खाना ना खाना पड़े। वो समझती थी कि बड़ी कंपनी का आदमी अपनी सेहत को लेकर जरूर सतर्क होगा। शनाया को वैसे भी घर पर खाना बनाने की आदत थी, दुकान पर होने पर ही बाहर से मंगवाती थी। इसलिए वैभव की खाने को लेकर साफ सुथरी पसंद उसे परेशान नहीं कर रही थी। इस घर में बहुत कुछ नहीं है,